कल हम लोगों ने कहाँ तक किया था? स्वर का हमारा कंप्लीट हो गया था ना। आज हमें करना है व्यंजन। अच्छा ये बताइए, आप लोगों को वर्णमाला पूरी याद है? कितने लोगों को नहीं याद है? नहीं आती आप लोगों को? इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? इसे इसे अभी तो कह रहे थे आपको आती नहीं है, क्रम याद नहीं है। चलो आज आपको क्रम भी सिखा देती हूँ। शांत रहो, बातें मत करो। इसके आगे यहाँ लिख रही हूँ, ये जो दो वर्ण हमारे होते हैं इनका स्थान यहाँ पे होता है, ठीक है, लेकिन अलग लिखा है मैंने भी। तो ये हमारे जो टोटल व्यंजन है ये 39 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कई सारी चीजें जाननी है, हमारे एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उस चीज को समझो पहले। आपको मैं यहाँ चीजें लिखवाऊंगी, अभी यहाँ मैं इसको कुछ नाम दे रही हूँ, तो जो आपके नीचे जहाँ व्यंजन लिखा है, व्यंजन के नीचे स्पेस है, उसमें हम परिभाषा लिखेंगे, लेकिन उससे नीचे ही आपके ये वर्ण लिखे हुए हैं, तो इन वर्ण में वो चीजें लिख लो जो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ उस चीज को, ठीक है, समझते हुए। ये जो हमारा क से लेकर म तक, ये जो हमारे 25 वर्ण हैं, इनको हम स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। इनका दूसरा नाम और है वर्गीय व्यंजन। हमारे एग्जाम में, हाँ ये नोट करते रहिए साथ के साथ, हमारे एग्जाम में दोनों में से किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। स्वर का ही है ना आपका, अब व्यंजन का आपको नहीं मिलेगा, आज डेमो नहीं है, डेमो पहले दिन और दूसरे दिन तक। तो आज आपको एडमिशन लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी अगर आप डेमो लेने के लिए आए तो आप रफ कॉपी का प्रयोग करिए। तो आपको नोटबुक नहीं मिली? भाग 2 ऐसे कैसे दे दिया? दिखाओ इसे, जाओ और उसे कहो ये दो भाई, पढ़ना तो इसमें है, 2 का क्या करेंगे, ठीक है, ये वाली बुक लेके आओ, भाग 1। अच्छा ये इतना स्पष्ट लिखा हुआ है इस पे, क्लास नोट्स भाग 1। अब मुझे समझ नहीं आता कैसे तो पढ़ते हैं जो ये नहीं समझ पाते कौन सी किताब लानी है कौन सी नहीं लानी है? मैं आपकी गलती नहीं कह रही, मैं अपने स्टाफ की बात कर रही हूँ, जाओ लेके आओ फटाफट। या तो ले आओ, नहीं तो ऐसा करो अभी रफ पे लिख लो, घर जाके उसको फेयर कर लेना, ठीक, समझ लो यहाँ पर। अब देखो, तो हमने कहा क से लेकर म तक के जो हमारे 25 वर्ण होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इसमें हम इनको वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वर्ग में बटे होते हैं। ये जो हमारा वर्ग है यानी क से लेकर यहाँ तक, इसको हम कहते हैं क वर्ग, इसको कहते हैं च वर्ग। साथ के साथ लिखते रहिएगा, जब मैं बोलूं कि आप रुक जाओ तब रुकना। इसको कहते हैं हम ट वर्ग, इसे कहते हैं त वर्ग, इसको कहते हैं प वर्ग। अब इसके नीचे जो हमारे वर्ण दिए हैं य र ल व, इन 4 वर्णों को हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन, और तीनों स और ह को हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। ये जो हमारे 4 व्यंजन हैं इनको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन, और ये जो दोनों वर्ण हैं इनको कहते हैं द्विगुण व्यंजन। अब ये जो हमारे क से लेकर प वर्ग है, इसमें हम जो दिए हैं यहाँ पर 5-5 वर्ण, इसमें जो ये पहला वर्ण होता है इसको हम कहते हैं प्रथम वर्ण। ये है वर्ग और ये है वर्ण, ये प्रथम वर्ण, ये कहलाता है हमारा द्वितीय वर्ण, ये कहलाता है तृतीय वर्ण, ये कहलाता है चतुर्थ वर्ण, ये कहलाता है पंचम वर्ण। इसे हम पंचम वर्ण कहते हैं, इसे हम पंचमाक्षर कहते हैं, इसे हम अनुनासिक कहते हैं, अनुनासिक, या हम इसे नासिक भी कहते हैं, ठीक है। 3-4 नाम है इसके, अलग अलग तरीके से हमारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। चलो लिख लिया, ये लिख लो जल्दी से।
देखो व्यंजनों को लिखने का जो ये क्रम दिया है ना, ये जिन पार्टों में हमने इनको डिवाइड किया है और वो पार्ट अलग अलग रहे इसीलिए लिखा जाता है। अगर आप एक लाइन में लिखते हैं ना तो फिर पता ही नहीं चलेगा, है ना। कोई बात नहीं, कॉपी पे सही से लिख लेना। ऐसे भी ये वाली सारी डिटेल ना आप अगर अपनी नोटबुक का पेज नंबर 9 खोलेंगे वहां पर पूरा दिया हुआ है, ठीक है। पेज नंबर 9 पर सारी चीजें दी हुई है। हो गया। अब देखो इसको समझो यहाँ पर थोड़ा सा। अब आप अपना पेन बंद कर दीजिए, कुछ चीजें यहाँ पर समझिए। ये जो हमारे व्यंजन है इनके बारे में कई सारी बातें आती हैं कि ये जो हमारे अब संख्या किस तरह से पूछी जाती है। संख्या पूछी जाएगी स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो स्पर्श व्यंजन हमारा क से लेकर म तक है, तो इसकी संख्या हो जाती है हमारी 25, ठीक है। इसके बाद हमारा अंतस्थ व्यंजन पूछ लिया जाता है, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, तो अंतस्थ व्यंजन हमारे ये 4 है। पूछा जा सकता है ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं, तो ये या इनकी संख्या कितनी होती है, तो ये 4 हो जाएगी। अब यहाँ इनके बारे में जानिए। ये हमारा पहला वर्ण कहलाता है। अगर हमसे कहा जाए कि ट वर्ग का प्रथम वर्ण बताइए, तो ट वर्ग का प्रथम वर्ण क्या होता है, ट होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ट वर्ग का तृतीय वर्ण बताइए, तो द। तो ये क्रम आपको इस तरह से दिमाग में रखना पड़ेगा। अब ये ध्यान रखिएगा, ऐसे ही याद नहीं रखना पड़ेगा कि चलो एग्जाम में आएगा। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, लेकिन आपको संधि, जब आप व्यंजन संधि करेंगे वो याद रखने के लिए भी इनका क्रम याद रखना बेहद जरूरी है। अब इनके बारे में बात आती है इनके उच्चारण की, और इनके उच्चारण में लगभग सबका उच्चारण कर लेते हैं आप। एक प्रॉब्लम करता है उच्चारण, वो इनका करता है ना। इन तीनों का उच्चारण में अंतर समझ नहीं आता है। सबसे पहली चीज एक ये समझ नहीं आता, ये जो यहाँ पर लिखा है ये ड यानी ये अड़ है, इसे हम क्या पढ़ेंगे, और इसके साथ जो ये बिंदी वाला जो बनाया है इसको हम क्या पढ़ेंगे। अक्सर हमें ये डाउट रहता है इसमें और इसमें हम कैसे अंतर करेंगे। तो ध्यान रखिए, ये जो पंचमाक्षर होता है हमारा क वर्ग का, इसमें इसकी पहचान ये होती है कि ये इस तरह से बन के जो बिंदी है इसकी बगल में आती है, ठीक है। जिसकी बगल में बिंदी आएगी वो हमारा क वर्ग का पंचमाक्षर होता है। और ये जो हमारा ड है यानी बिंदी वाला द्विगुण व्यंजन जिसे कहते हैं, इसकी बिंदी नीचे आती है। अब सवाल उठता है कि जब ये यहाँ पे है और इसका साउंड भी इसके ही जैसा है, इसके बाद आता है, तो इनका प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग कहाँ होगा और इसका प्रयोग कहाँ होगा। तो डिटेल में तो हम आगे लिखेंगे, आज से तीसरी या चौथी क्लास में लिखेंगे। अभी बता देती हूँ, इसका प्रयोग संस्कृत शब्दों में होता है और हिंदी शब्दों में, शब्द में अगर प्रथम स्थान पर ये आया हो तो इसका प्रयोग होता है। बाकी इसका प्रयोग हिंदी शब्दों में होता है पहला वर्ण छोड़कर, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कहीं पर भी। तो सेम इसी का भी ऐसे ही और सेम इसका भी ऐसे ही इसका होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, इसके उच्चारण का हमें पता नहीं चलता। अच्छा एक बार आप इनका उच्चारण करेंगे, इसका क्या उच्चारण है, आवाज नहीं आई मुझे, अलग अलग आ रही है। इसका या, अच्छा इसका कुछ समझ में नहीं आया, क्या बोला है क्या नहीं बोला है, कंफ्यूजन रहता है ना। चलो देखो, अब आप लोगों की ना थीम चेंज करती हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। थोड़ी देर के लिए आपको ऐसा लगेगा कि मैडम तो उल्टा पुल्टा पढ़ा रही है। ये जो पांचों वर्ण है ना, इन पांचों वर्णों का एक ही साउंड होता है और वो होता है ये। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे है मैडम, यहाँ पे तो हम म पढ़ रहे हैं, ये अंग वाला साउंड कैसे हो सकता है। तो ध्यान दीजिए कैसे होता है, अब मैं आपको बताती हूँ। साउंड है इसका यही, लेकिन उच्चारण स्थान अलग है पांचों का, और उच्चारण स्थान की वजह से इसका साउंड चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है, अब ये ध्यान देना। ये क्यों ऐसे आया है, ये इसलिए आया है, जब आप पढ़ेंगे ना आगे, और जो प्रेजेंट टाइम में आपका पंचमाक्षर अनुस्वार में बदलता है और वहां से जो क्वेश्चन आता है वो इसी वजह से आ रहा है। इस चीज को बहुत लोग ना क्लियर नहीं कर पाते हैं कि ये कैसे हुआ, कैसे आया। थोड़ा सा आपको बस झलकी देती हूँ कि ये अंग का साउंड कैसे है। शब्द लिखते हैं आप, ये उच्चारण क्या है इसका, ये है ना। ये बताओ, एक बिंदी का मतलब म और एक बिंदी का मतलब न, और आपने उच्चारण एक का म किया और एक का न किया। अगर इनका उच्चारण ये अंग नहीं जो मैंने अभी बताया, तो आपने संबंध ऐसे कैसे लिख दिया, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज जान लीजिए, बचपन में हमें वो चीज नहीं समझाई गई थी, क्योंकि बचपन में हमें ऐसे वर्णमाला पढ़ाई नहीं गई थी कि इनका उच्चारण कहाँ से करना है। तब हमारे टीचर ने हमें उतना समझा दिया था जितना हमें समझ में आता था। अब आपको दोबारा, आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो अब आपको ना इसका रियल चीज पढ़ना है कि ये एक्चुअल में है क्या। तो ये जो हमारे पांचों है, इनका उच्चारण यानी अंग होता है। जब हम बोलते हैं ना अंग, जो नाक में जाके साउंड होता है वो होता है। अब ये बदलता कैसे है मैडम, सवाल ये आता है कि हम सारी चीज को मान लेंगे, इन चारों को भी मान लेंगे, लेकिन ये माँ में कैसे बदल गया वो बताइए। माँ और अंग में तो बहुत अंतर है, तो आप समझिए कैसे बदला। ये जो हमारा पहला साइज, आप अपनी नोटबुक में ना सब लोग पेज नंबर 9 निकाल लीजिए। पेज नंबर 9, वहां पे एक चार्ट दिया है ना, जहां आपके व्यंजन लिखे एक बॉक्स बना हुआ है। उस बॉक्स में आपका सबसे पहले लिखा है वर्ग, और वर्ग की बगल में लिखा है उच्चारण स्थान, और फिर आगे ये आपके वर्ण दिए हुए हैं। तो जहां आपका वर्ग लिखा है उसमें लिखा है पहले क वर्ग, और क वर्ग के नीचे एक और शब्द लिखा है कंठ, और उस कंठ का मतलब होता है कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ से बोला जाएगा। तो देखो ये जो पांचों वर्ण है हमारे, ये कंठ से बोले जाएंगे। जब हम इनका उच्चारण करेंगे क ख ग घ ण, और ये जो यहाँ पर है हम उच्चारण क्या करेंगे अंग का, लेकिन बोलेंगे किससे, कंठ से। तो जब हम इसे अंग कहते हैं तो ये अण का साउंड देता है। जैसे हम बोलते हैं क ख ग घ ण, तो जब हम कंठ से देते हैं तो अण का साउंड इससे आता है। इसके बाद च वर्ग हमारा दिया है तालु।
इसका उच्चारण किससे होगा? तालु से। मैंने कल बताया ही था। तालु कौन सी जगह? जब आप गाजर खाते हैं और जब चोट लग जाती है जिस जगह पर, ऊपर वाले दांत का हिस्सा, तो वही हमारा तालु स्थान है। तो हम बोलते हैं च, तो च छ ज झ य। और अब भी आपको अंग ही बोलना है, लेकिन ये चेंज किस में होता है? य में हो जाता है। फिर से उच्चारण करके देखिए, च छ ज झ य। ठीक है। इसके बाद यह हमारा है ट वर्ग। ट वर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धा। और मूर्धा जब जैसे आप बोल रहे हो ना ट, तो हमारे तालु से आगे जो नाक के नीचे वाली गुहा है, वहां पर हमारी जीभ जाके मुड़ती है ऊपर और झटके से नीचे गिरती है जब हम ट का उच्चारण करते हैं। तो सारे वर्णों का उच्चारण आपको इसी प्रोसेस से करना है। और तब इनका उच्चारण करिए, देखिए ट ठ ड ढ ण। और अभी हम अंग ही बोल रहे थे, लेकिन ण में साउंड निकलता है। ये जो हमारा त वर्ग है, ये कहलाता है दंते। इसका उच्चारण स्थान होता है दांत से, यानी जो हमारा दांत है, हम दांत से अपनी जीभ टच करते हैं और तब इन पांचों वर्णों का उच्चारण करते हैं। त थ द ध न। और अभी हम अंग ही बोल रहे थे, लेकिन वो न में परिवर्तित हो गया। ये जो हमारा प वर्ग है, इसका उच्चारण है ओष्ठ। यानी जब हम प वर्ग का उच्चारण करते हैं तो दोनों होठ आपस में मिलते हैं और झटके से खुलते हैं, और तब इसका उच्चारण होता है। तो हम बोलते हैं प फ ब भ म। और अभी हम अंग ही बोल रहे थे, लेकिन क्योंकि आपस में मिलने के कारण वो किस में बदल गया? म में बदल गया। तो इन पांचों का आपको समझ में आ गया ना कि इनका अंग का उच्चारण हो रहा है, और लेकिन ये पांचों उच्चारण स्थान के कारण साउंड अलग अलग देते हैं। अब एक चीज और यहाँ पर समझिए, जैसे संबंध आपने देखा, अभी इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे अब से तीसरी या चौथी क्लास में, क्योंकि वहां पर हमारे सामने पंचमाक्षर बन के आएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे पूछ लेगा आपसे कि पंचानन शब्द में बना अनुस्वार निम्न में से कौन सा है? और सबसे पहले ऑप्शन में आपको दिया रहेगा ये, और क्योंकि आप ही जानते हैं इसकी मात्रा होती है ये, तो पहले ही आंसर लगा देंगे। दूसरे ऑप्शन में दिया रहेगा न, तीसरे ऑप्शन में दिया रहेगा ऐसे, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या है आपका? सी। अबे आपको कैसे पता चलेगा मैडम ये कैसे आया? हम कैसे जानेंगे कि ये आया? तो ये जानेंगे आप दादाजी की मदद से। अबे दादाजी कौन है और बच्चा कौन है, तो ये सीखेंगे हम आज से तीसरी क्लास में, जब जब हम पंचमाक्षर पढ़ेंगे। आज हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें अभी की क्लास के लिए जानना जरूरी है। ये मैंने आपको थोड़ा सा इसलिए बताया है, ये संबंध और ये सारी चीज, ताकि आपको ये वाली बात हजम हो जाए कि इन पांचों का साउंड जो है वो एक जैसा है। अंतर क्या है? थोड़ा सा अंतर है इसमें और ये जो पंचमाक्षर है इनमें। जब हम इसका उच्चारण करते हैं अंग का, जिसे हम अनुस्वार कहते हैं, तो हमारे गले से आवाज सीधे नाक में जाती है। और जब हम इनका उच्चारण करते हैं, यानी जो ये पांचों हैं, तो हमारे गले से आवाज पहले मुंह में और मुंह के बाद हमारी नाक में जाती है। इसलिए हम जो ये पंचमाक्षर होता है इसको अनुनासिक या नासिक कहते हैं। ठीक है। अनुनासिक या नासिक का मतलब होता है जिसके उच्चारण में नाक और मुंह दोनों का प्रयोग होता हो। शब्द आता है निरानुनासिक, तो निरानुनासिक होता है जिसके उच्चारण में सिर्फ और सिर्फ नाक का प्रयोग होता है, और वो कहलाता है हमारा अंग यानी अनुस्वार। तो यहां से भी क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ लिया जाएगा अनुनासिक से संबंधित है, और ऑप्शन में दिया रहेगा केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका होगा अनुनासिक है तो नाक और मुंह दोनों से। ठीक है। तो इस तरह से इसमें हमारा आता है। अब इसके बाद जैसे अब हमारा अंतस्थ व्यंजन क्या, ऊष्म व्यंजन क्या, तो मेन मुझे यहाँ पे अभी आपको इसका उच्चारण बताना था, वो मैंने आपको यहाँ उच्चारण बता दिया। अब हम एक एक करके व्यंजन के बारे में लिखते हैं और फिर सारे स्पर्श व्यंजन क्या है, हमारा अंतस्थ क्या है, ऊष्म क्या है, इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो वापस अपनी उसी पर आ जाइए। हाँ, निर्नुनासिक, हाँ, अंग का, अनुस्वार का। देखो जैसे ये अगर आपको ये पहचानना हो ना कि सीधा नाक में उच्चारण कैसे हो रहा है और मुंह में जाके नाक में कैसे जा रहा है, तो आप देख सकते हैं, जैसे मान लो शब्द लिखते हैं आप गंगा और शब्द लिखते हैं आप संयम। इन दोनों में से ये जो आपका शब्द है ना संयम, इसके अंदर अंग का प्रयोग हुआ है, और ये जो गंगा है इसके अंदर क्या है, ये अगर हम इसे खोल कर देखें तो ये पंचमाक्षर है। अब ये गड़ंगा नहीं होगा, ऐसे ऐसे खोल के लिख देते हैं तो पढ़ते हैं गड़ंगा, नहीं, वो भी गंगा है ये भी गंगा है। ठीक है, दोनों चीजें। अब दोनों में अंतर है। अब आप ये कहेंगे कि मैडम बिंदी को देख के पहचानना तो मुश्किल हो जाएगा किसमें अनुस्वार है और किसमें पंचमाक्षर आया है। तो ध्यान रखिएगा, पहचानना मुश्किल नहीं है। जब आप सीख लेते हैं ना, जान लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं पूरा, तो आप आसानी से पहचान लेंगे। और इन दोनों को बोलने में अंतर है। अगर मान लो आपको जुकाम हो जाए और आपकी नाक पूरी तरह से बंद है, तो आप संयम बोल के देखना, बोल नहीं पाओगे, अटक जाओगे। गंगा बोल लोगे, वो अटक के, पहले साउंड अटकेगा, यानी जब साउंड गले से नाक में जाएगा, यानी गले से मुंह में और मुंह से नाक में जाएगा, वहां अटकेगा, लेकिन बाद में पूरा भूल जाएगा। लेकिन जो संयम है तो ये गले से सीधा नाक में जाता है, आप संयम ही नहीं बोल पाएंगे, वो वही अटक जाएगा। तो आप कैसे करेंगे? अब जिनको जुकाम हो रहा है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, और नहीं तो लिख लेना, जब जुकाम हो पहले संयम और गंगा की प्रैक्टिस करना। ठीक है, कि मैडम ने जो बोला था वो सही है कि नहीं है। चलिए आप अपनी नोटबुक पे आ जाइए, जहां व्यंजन लिखा हुआ है, परिभाषा लिखते हैं व्यंजन की। सबसे पहली लाइन में लिखिए व्यंजन की परिभाषा। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं।
स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। पूर्ण विराम। फिर लिखो उसमें, स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। पूर्ण विराम लगा के रखिए। बिना स्वर वाले व्यंजन में हलंत लगा होता है। मैं लिखती हूँ हलंत। इस तरह से लिखिएगा, बिना स्वर वाले व्यंजन में हलंत लगा होता है। पूर्ण विराम होता है, कोमा लगा के लिखिए, जिसे आधा व्यंजन भी कहते हैं। पूर्ण विराम लगा के लिखिए। सामान्यतः प्रत्येक व्यंजन में अस्वर, सामने देखकर लिख लीजिएगा, अस्वर मिला होता है। सामान्यतः प्रत्येक व्यंजन में अस्वर मिला होता है। पूर्ण विराम लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे हमने 3-4 पॉइंट लिखे हैं। ये कहा है कि हमारे व्यंजन के नीचे हलंत लगा होता है, जो व्यंजन का वास्तविक रूप होता है उसके नीचे हलंत आता है। अब कई सारी चीजें हैं, आप अपने दिमाग में समझिए। जैसे बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, जब हलंत लगा होता है उसे आधा व्यंजन कह देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दिल पे बड़ी चोट लग जाती है, कहते हैं अरे आधा व्यंजन ये क्या होता है, पूरा व्यंजन ये क्या होता है। मतलब अलग अलग तरह से लोग बोलते हैं। हम किसी चीज को समझने के लिए हम कुछ नाम दे देते हैं। जैसे हमारे अगर व्यंजन का वास्तविक रूप अगर हम देखें तो व्यंजन का वास्तविक रूप ये होता है, नीचे उसके हलंत लगा होना चाहिए, वही क्या कहलाता है, व्यंजन का वास्तविक रूप कहलाता है। और जब आपसे कहा जाए कि व्यंजन लिखिए तो आप व्यंजन को हलंत के साथ लिखेंगे। अब कई बार विद्यार्थी ऐसे सवाल करते हैं कि मैडम जब इसके नीचे हलंत लगा है तो हम इसका उच्चारण कर ही नहीं सकते। तो ये चीज अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो हम इसका उच्चारण कर नहीं सकते, लेकिन जिस समय हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तब हम अ की मदद ले रहे हैं। लिखेंगे हम ऐसे ही, लेकिन बोलेंगे हम स्वर के साथ ही। क्यों हमें उसका उच्चारण देना? अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया, अब हम इसको व्यंजन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते इसको व्यंजन? क्योंकि इसके अंदर स्वर शामिल हो गया है। अब ये क्या कहलाएगा? ये या तो अक्षर कहलाएगा या फिर हम इसे वर्ण भी कह सकते हैं। इसके अंदर 2 वर्ण शामिल है, एक व्यंजन और एक स्वर। तो जब इसके अंदर स्वर शामिल हो गया तो ये व्यंजन कहलाया ही नहीं जा सकता। तो आप इस बात को समझते हैं ना। जब हमने शुरुआत करी थी अपनी क्लास की तो हमने कहा था वर्ण हमारे 2 प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। व्यंजन और स्वर में हमने पढ़ा था, स्वर हमारे स्वतंत्र उच्चारण जिनका होता है और व्यंजन जो स्वर की मदद से बोले जाते हैं। तो हमें जब स्वर की मदद इनके साथ लगानी पड़ती है तो इनका वास्तविक रूप तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन जब ये बोले जाएंगे तो स्वर के साथ आएंगे और फिर वो वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। बहुत छोटी सी चीज है, बहुत सावधानी से समझना। इसको हम व्यंजन कह सकते हैं और वर्ण भी कह सकते हैं, किंतु इसे अक्षर नहीं कहेंगे, ये गलत है। ठीक, इस चीज को, ये जो हमारा वर्ण है इसे हम स्वर कह सकते हैं, वर्ण कह सकते हैं, किंतु अक्षर नहीं कहेंगे। समझ गए? और ये जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है इसको हम अक्षर कह सकते हैं, वर्ण कह सकते हैं, लेकिन इसको हम व्यंजन नहीं कहेंगे। समझ गए ना? ये चीज ध्यान रखिएगा। हमारी जैसे भाषा की आता है एक शब्द की, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण कहलाती है। हम कहते हैं वर्ण को हम तोड़ नहीं सकते। अब आप ये भी क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, मैडम इसको तो हम तोड़ सकते हैं जब हम इसको वर्ण बोल रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, वर्ण हम सिर्फ समझने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये क्या है? अक्षर है, जो 2 वर्णों से मिलकर बना है। एक वर्ण ये और दूसरा वर्ण ये, और अब हम इनको नहीं तोड़ सकते। ठीक है, तो यहाँ पर हम वर्ण ऐसे कह देते हैं, जैसे मान लो कि अब कोई रामलाल है और रामलाल के 2 बेटे हैं, शामू और रामू। तो शामू और रामू रामलाल के बेटे भी कहलाए जाएंगे। ठीक है, हम रामू को भी रामलाल का बेटा कह सकते हैं और श्यामू को भी रामलाल का बेटा कह सकते हैं, लेकिन हम श्यामू को रामू नहीं कह सकते और रामू को श्यामू नहीं कह सकते। तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये हमारे बस वैसे ही है। ये है रामलाल जिसके अंदर 2 बेटे हैं, एक रामू और एक शामू, यानी व्यंजन और स्वर। तो ये वाली चीज बहुत ऐसी है समझने वाली, जो हमें समझनी पड़ती है। अब इसमें एक चीज अब बात आती है आधे और पूरे की,
कि ये जो आधा और पूरा जो होता है ये क्या मतलब होता है। तो देखो ये जो हमारा वर्ण है, पहले हमारा ये व्यंजन आया, इसको हम बिना स्वर की मदद से बोल नहीं सकते, इसे सहारे की जरूरत है। जब इसे सहारा देते हैं तो कोई ना कोई स्वर इसके साथ आता है और पीछे आता है। तो एक बात ध्यान रखिए, जैसे मान लो हम ऐसे सीधे लाइन बना के जा रहे हैं, मान लो हमारा मुंह आगे की ओर है और हमारे पीछे बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अब उस लाइन में कोई एक व्यक्ति लड़खड़ा के गिरता है, तो उसको सबसे पहले कौन देखेगा, उसके आगे वाला व्यक्ति या उसके पीछे जो चल रहा है वो। तो जो उसके पीछे चल रहा है और उसको पकड़ने की कोशिश भी कौन करेगा, पीछे वाला ही। आगे वाला को तो तब पता चलेगा जब वो नीचे गिर जाएगा और आवाज होगी। तो ठीक वैसे ही हमारे जो व्यंजन होते हैं, इनको जो सहारा देने के लिए आता है वो उसके पीछे रहता है, ना कि आगे। और जब वो उसके पीछे रहता है तो हम उसी से पहचानते हैं कि इसके साथ स्वर कौन सा आया है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा शब्दों के निर्माण में भी काम आता है। जैसे शब्द लिखा, मान लो हमने भारत। अब हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भारत शब्द के अंदर कितने वर्ण हैं। अब संख्या कितनी है, 3। अरे 3 दिखाई दे रहे हैं, 3 दूनी 6 कर दो, 6 है इसके अंदर वर्ण। कैसे, इसके अंदर 2 वर्ण है, पहला है व्यंजन, ठीक है, फिर इसकी मात्रा दिख रही है, ये है हमारा ये स्वर, फिर ये इसमें हमें पता ये है व्यंजन और इसके साथ कोई मात्रा नहीं है तो इसका स्वर है अ। फिर हमें ये दिखाई दे रहा है ये है व्यंजन और इसके साथ कोई मात्रा नहीं तो इसका स्वर क्या है अ। तो कुल कितने वर्ण हो गए, 6। तो एग्जाम में इतना इस तरह का भी क्वेश्चन आ रहा है। अभी गलतियां करोगे तो फिर ध्यान दीजिएगा ना, तो गलती नहीं करनी है। अब आपने यहाँ इसमें एक बात देखी कॉमन सी, व्यंजन के बाद स्वर है, व्यंजन के बाद स्वर है, व्यंजन के बाद स्वर है, ठीक है। तो ये इस तरह से आएगा और आगे ये सीखना है। ये वाला पॉइंट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम आगे संधि करेंगे ना, हमें वहां समझ में आएगा कौन सा व्यंजन किस स्वर के साथ जुड़ता है, यानी कौन सा स्वर किस व्यंजन को पूरा करता है। तो अब हम ये बोलेंगे कि ये इसको सहारा दे रहा है, ये इसको सहारा दे रहा है और ये इसको सहारा दे रहा है। तो जो व्यंजन के तुरंत बाद अगर स्वर आ गया तो वो व्यंजन हमारा क्या कहलाता है, पूरा कहलाता है। एक और शब्द यहाँ लिखती हूँ, जैसे सत्य। सत्य शब्द में कितने वर्ण हैं, 5। समझ गए ना। अब ये मत करना अच्छा 3 दिखाई दे, 3 दूनी 6 कर दे, नहीं। ये 3 दूनी 6 आप तब करेंगे जब आपको सब पूरे दिखाई दे, है ना। अगर कोई आधा दिखाई दे रहा है तो वहां पे उसको 1 घटा देना, जितने आधे आए उतने घटा दो। यहाँ पर आपका व्यंजन, इसके साथ स्वर क्या है ये, फिर आपका ये व्यंजन, और ये क्योंकि आधा है तो इसका मतलब इसके साथ कोई स्वर नहीं आया, तो फिर आपका ये व्यंजन आएगा और फिर आपका ये स्वर, कोई मात्रा नहीं तो ये स्वर। तो ये आ ने इस स को पूरा किया है, इस आ ने इस य को पूरा किया है, ता तो हमारा आधा रह गया। तो ये चीज आप समझ गए ना, आधा रहने का मतलब क्या है। आधा रहने का मतलब है उसके साथ कोई स्वर नहीं आया उसको सहारा देने के लिए। तो जब कोई स्वर सहारा देने के लिए नहीं आता वही हमारा आधा कहलाता है। तो जब भी हम कभी आगे क्लास में कहीं भी लिखेंगे कि ये वर्ण आधा और ये वर्ण पूरा, तो पूरा का मतलब स्वर के साथ और आधा का मतलब बिना स्वर के, उसके नीचे हलंत लगेगा। हाँ तो गिन लो, अक्षर नहीं, आप अक्षर नहीं बोलेंगे, अक्षर तो इसमें 2.5 हो जाएगा फिर, ठीक है। अब ऐसे हिसाब किताब नहीं आएगा, ऐसे नहीं पूछा जाएगा, मैंने आपको बता दिया, ऐसे पूछे जाने में सब उलट पुलट हो जाएगा, है ना। ये शब्द अपने आप में शब्द बन चुका है क्योंकि ये एक सार्थक अर्थ दे रहा है। सत्य का मतलब होता है सच। जब ये अर्थ दे दे तो ये शब्द हो जाता है और जैसे ही हम इसको तोड़ते हैं तो ये वर्णों में टूटता है। अब अक्षर से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये अक्षर कब है, अगर ऐसे लिखा है तो ये अब अक्षर कहलाएगा क्योंकि शब्द है नहीं। शब्द का मतलब होता है वर्णों का वैसा समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, और जब इसका सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा तो ये अक्षर समूह कहलाता है। क्योंकि क्या है, ये बिना अर्थ का अक्षरों का बस एक समूह है, समझ गए। हाँ हाँ, मात्राएं, मात्रा अगर सिंगल में जब उसके साथ आती है तो वो अक्षर कहलाता है। अब जैसे आप कहोगे मान लो ये आ गया इसके साथ, है ना, तो ये आपका अक्षर भी है लेकिन उससे पहले ये शब्द बन चुका है क्योंकि ये आपका एक अर्थ देता है। देखो वो आपकी साहित्य की दुनिया है। कबीरदास जी ने कहा 2.5 अक्षर प्रेम के, तो वो प्रेम शब्द में जो 2.5 अक्षर दिए हैं ना, 2.5 अक्षर उसमें कहाँ होंगे, हाँ 2.5 अक्षर होता है, प्रेम में भी होते हैं प्यार में भी होते हैं। तो वो एक साहित्य के द्वारा उठाई गई बात है कि उन्होंने अपना लिंक देने के लिए वो भी कह सकते थे 2.5 शब्द भी दे सकते थे, 2.5 वर्ण भी बोल सकते थे, लेकिन जो कहते हैं ना फील आने वाली बात वो अक्षर शब्द के साथ ही आती है। तो आप उसको उस चीज में मत लीजिए व्याकरण के संबंधों से। जैसे हमने अभी ये वर्णमाला पढ़ी, वर्णमाला में हमारा जो ये त वर्ग है ना, त था द ध, समझ गए, इसको हमने कौन सा स्थान दिया है, कौन सा वर्ग कहलाया, ये दंतीय वर्ग कहलाया, ठीक है। अब अगर आप साहित्य की दुनिया में जाएंगे ना तो ये कहलाता है माधुर्य वर्ण। अब माधुर्य का क्या मतलब होता है, मीठा। अब माधुर्य वर्ग कहलाएगा। आप कहोगे कि मैडम ये कहाँ से आ गया, तो मैं पहले ही बताती हूँ कि वर्णमाला में इसका कोई लेना देना नहीं है। या आप जब अलंकार पढ़ते हैं तो साहित्य की दुनिया में जो कवि होते हैं वो इसको माधुर्य वर्ग कहते हैं। अब माधुर्य वर्ग इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इन वर्णों के प्रयोग से बने शब्द मीठे होते हैं, उनका ऐसा मानना है कि इनकी जहां इनकी बार बार आवृत्ति होती है तो ये शब्द मीठे होते हैं। अब हमें नहीं पता तलवार शब्द या जैसे मान लो जैसे दिनांत शब्द है, दिनांत, दीनानाथ, अब ये शब्द मीठा कैसे है, समझ रहे हो इसमें कैसे आया शब्द लिखा आपका दिनांत,
जैसे लिखा दीनानाथ। अब इन दोनों शब्द में ना आपका त वर्ग के ही वर्ण है, कोई और दूसरा नहीं है। तो दीनांत, दीनानाथ, ये मीठे कैसे हैं? अब ये मीठे ऐसे हैं कि जब हम इनको कविता में बनाकर गाते हैं ना तो बहुत सुरीली सुर पैदा होता है, बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसे शब्द आते हैं। तो अब आप साहित्य की दुनिया से सारी चीजों को नहीं जोड़ सकते क्या? हाँ जी बिल्कुल, वहां पर अतावा अलंकार मत पढ़ो यहाँ पर। अब इधर से यहाँ आओगे ना वर्ण निकल जाएंगे हाथ से। और एक चीज ध्यान रखो, आप अपनी जिज्ञासाओं को थोड़ा सा लगाम लगा के रखो, आप अपनी जिज्ञासाओं को लगाम लगा के रखो। इसलिए अगर ज्यादा ही आपके कंट्रोल से बाहर होती है तो आप रफ कॉपी रखो और उस पर लिख लो, और जैसे ही मैं कहूँ आज की क्लास खत्म उसके बाद आप पूछो। क्योंकि जैसे मैं यहाँ जो चीज बता रही हूँ वो पॉइंट ऐसा चल रहा है कि मैं शब्दों को कम शब्दों में ज्यादा समझाने की कोशिश करूंगी, और अगर आप अपनी जिज्ञासा ले आएंगे तो वो बाकी लोगों के सर से ओवरफ्लो हो जाएगा, है ना। और अगर ओवरफ्लो हो गया, क्लास हमारी एक समय सीमा लेकर चलती है, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है, लाइव क्लास भी हमको बहुत सारे विद्यार्थी देख रहे हैं, तो अब ऐसा नहीं है कि हमारी आपका क्वेश्चन उन तक नहीं पहुंचा होगा कि आपने क्या पूछा, अब वो सोचेंगे कि मैडम पता नहीं क्या बताने लगी बीच में। तो अब आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका 11 बजे वाला बैच लाइव चलता है, तो आपको जो भी जिज्ञासा होती है आप अपनी रफ कॉपी पे लिख लो। टॉपिक से संबंधित जो चीज है वो मैं आपको खुद ही बता देती हूँ, क्वेश्चन बता के कि आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, ये आ रहा होगा, है ना। तो चलिए इसके बाद नीचे लिखिए, जब हमने ये समझा, मैं आपको आधा और पूरा समझा दिया था, वर्णों को थोड़ा सा खोल के भी बताया था, आगे भी अभ्यास करेंगे इनका। इसी में अगले लाइन से एक लाइन लिखिए, व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की संख्या 39, और निर्देशक चिन्ह लगा के सामने देख के लिख लेना। 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, और 2 द्विगुण व्यंजन। होती है। हाँ, इनके जो डबल डबल नाम है हम जब इनकी व्याख्या करेंगे वहां आएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक एक लिख लो। अब ये लिखना मत जो मैं लिख रही हूँ, समझाने के लिए लिख रही हूँ, आप जल्दी से इसे कंप्लीट करो। एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारे जो भाषा होती है, भाषा में शब्दों का बहुत बड़ा महत्व होता है, ठीक है। शब्दों से अंतर हो जाते हैं, यानी हम शब्द के माध्यम से चीजें इधर से उधर हो जाती हैं। जैसे ये 3 शब्द आपके सामने आए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52 होते हैं। अब आजकल आपका ना रीजनिंग जैसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में, वो आपसे पूछेगा कि हिंदी वर्णमाला से यदि संयुक्त व्यंजन को बाहर निकाल दिया जाए तो कुल कितने वर्ण बचते हैं। तो संयुक्त व्यंजन हमारे कितने हैं? 4 है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन 4 हो गए, तो इसे बाहर निकाल देंगे तो कितना बचा? 48 हो गया। अगर मान लो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी वर्णमाला से संयुक्त वर्ण को बाहर निकाल दिया जाए तो कुल कितना बचेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 44। कैसे? क्योंकि संयुक्त स्वर जो हमारे 4 थे वो भी इसके अंदर बाहर हो गए। जब उसने कहा व्यंजन तो स्वर उसके अंदर थे, क्योंकि उसने सिर्फ व्यंजन को बाहर निकालने की बात कही थी, लेकिन जब उसने वर्ण कहा तो इस वर्ण के अंदर हमारा स्वर और व्यंजन दोनों आ गए। तो टोटल ये कितने हो गए हमारे? 8। समझ गए ना। तो अब ये मत सोचना कि जल्दबाजी में भागा दौड़ी में क्वेश्चन आ गया, अब सिर्फ संयुक्त पढ़ा, आगे व्यंजन या स्वर देखा ही नहीं और आंसर उल्टा पुल्टा लगा के आ गए। तो ये पहले से ही बता रही हूँ, प्री इन्फॉर्मेशन देती हूँ आप लोगों को। तभी मैं कहती हूँ अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करके आते हैं तो मुझे गुस्सा आता है, इसलिए आता है क्योंकि मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि आप क्या गलती कर सकते हैं। तो इसलिए उसको ध्यान में रखा करिए, और जब भी एग्जाम में कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ते हैं तो पूरा क्वेश्चन पढ़ा करिए, ठीक। तो इस तरह की चीजें आ सकती है। अब ये चाहो तो आप कहीं कोने में बना सकते हो बॉक्स, अगर इसको विस्तार से भी लिखना चाहते हो समझने के लिए तो इस तरह से लिख सकते हो, ताकि फिर मैडम को समझाने की जरूरत ना पड़े, आप अपने आप ही समझ जाओ उस चीज को। अब हाँ, अभी आपको 2 लाइन और चाहिए इसमें, 2 से 3 लाइन। आप यही साइड में पीछे कहीं बॉक्स बना के लिख लो, या 3 लाइन है, 3 लाइन में लिख लो। इन्होंने तो पूरा ही कवर कर लिया, ठीक है। अब ये 8 में आपके दोनों आ जाते हैं। चलिए इसमें समझिए, आगे एक लाइन और लिख लीजिए, लिख लो। हाँ बोलो। हाँ
ये श्र है, श्र श्री वाला श्र जो हम लिखते हैं ना। हाँ, लिखिए आगे। अगला पॉइंट बनाकर लिख लो एक लाइन। भिन्न भिन्न स्वरों के साथ, भिन्न भिन्न स्वरों के साथ व्यंजनों का रूप निम्न होता है। भिन्न भिन्न स्वरों के साथ व्यंजनों का रूप निम्न होता है। अब निम्न होता है के बाद निर्देशक चिन्ह लगाइएगा और लिखिएगा क्या होता है। जैसे हमारा व्यंजन है, ये पहला व्यंजन आया, इसके साथ हमने पहला आ स्वर मिलाया, ये हलंत हट जाएगा, इसकी कोई मात्रा तो होती नहीं है, तो आ स्वर के साथ व्यंजन ऐसे लिखे जाते हैं। आ के साथ इस तरह से, छोटी ई के साथ इस तरह से, और बड़ी ई का प्रयोग ऐसे। ये छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ, ये री, ये ए, ये अ, ये ओ के साथ, ये औ के साथ, ये अंग। और अंग की दो तरह की मात्रा होती है, एक सिर्फ अनुस्वार में और एक चंद्रबिंदु में। चंद्रबिंदु हिंदी शब्दों में प्रयोग होता है और ये संस्कृत शब्दों में प्रयोग होता है। अब ये मत सोचिएगा कि इनका सिर्फ क के साथ प्रयोग होता है। यहाँ क का मतलब है आपके जितने 39 व्यंजन है सबका, ठीक है, सबके साथ इसी तरह से प्रयोग होता है। और अपनी नोटबुक को बहुत अच्छे से बनाइएगा। इस वाले बैच से मैं सबकी कॉपी चेक करूंगी, ये ध्यान रखिएगा। गलत वलत लिख लेते हैं, बाद में कहते हैं मैडम ने ये लिखवा दिया था। चलिए अगले पेज पर व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। जैसे हमने स्वर का वर्गीकरण किया था वैसे ही हम व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें दिया है घोषत्व के आधार पर। हो गया कंप्लीट? चलो दिखाई दे रहा है आपको कहां लिख रहा है घोषत्व के आधार पर? तो जहां पे लिखा है ना उसी लाइन में आपको एक लाइन लिखनी है। घोष का अर्थ है, घोष का अर्थ है स्वर तंत्र में, अब स्वर तंत्र में कंपन। घोष का अर्थ है स्वर तंत्र में कंपन, पूर्ण विराम लगा दो। यानी यहाँ पर हम वर्गीकरण जो कर रहे हैं व्यंजनों का, वो हम घोष यानी जो हमारा स्वर तंत्र है उसमें ध्वनि में कंपन होता है। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा कंपन कम होता है और कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिसमें कंपन ज्यादा होता है। तो वो उसी के आधार पर हम इसको दो प्रकार से बांटते हैं, अघोष और सघोष। अघोष का मतलब होता है वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता उन्हें हम अघोष कहते हैं, और जिनके उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन होता है उन्हें सघोष कहते हैं। तो यही दो चीजें, एक एक लाइन दोनों के बारे में लिख लीजिए। सबसे पहले अघोष व्यंजन के आगे लिखिए जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता, स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता, उन्हें कॉमा करके उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे में लिखो हर वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन और तीनों सब। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि उसमें ह नहीं आया है और ऊष्म व्यंजन कहते ही उसमें ह शामिल हो जाएगा, तो इसलिए हम तीनों को अलग निकाल के रखते हैं। ठीक है, हर वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन। जल्दी से सघोष के बारे में लिखो एक लाइन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन होता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन होता है, कमा उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं, उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे कहते हैं पूर्ण विराम लगा के, इन्हें घोष व्यंजन भी कहते हैं। सघोष और घोष का मतलब भी होता है एक ही होता है, ठीक है, सघोष को घोष व्यंजन भी कहते हैं। अब देखिए आपको एक याद रखना है, एक चीज याद रखना है, जो वर्गीकरण हमारे व्यंजनों का होता है वो 33 व्यंजनों में होता है। 33 कौन से? हमारे क से लेकर ह तक,
ठीक है, जिन्हें हम परंपरागत रूप से माने हुए व्यंजन भी कहते हैं। अच्छा, जहां आप लोगों ने इसकी संख्या लिखी है वहां ये वाली लाइन मैंने लिखवाई थी या नहीं? परंपरागत रूप से, अगर स्पेस है तो वहां पर एक लाइन लिख लो, परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या, यही पीछे इसी में लिख लो, जहां का इसी के नीचे, परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33, ब्रैकेट में लिखना क से ह तक। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 क से लेकर ह तक होती है। परंपरागत का मतलब है जो आपका संस्कृत भाषा में भी था, संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत, अभट, अपभ्रंश आई, उनमें भी था और हिंदी भाषा में भी था। तो क से लेकर ह तक ये व्यंजन हमारे संस्कृत से लेकर हिंदी तक की भाषा में पहुंचे हैं, तो इसलिए इनको परंपरागत व्यंजन कहते हैं और ये 33 होते हैं। तो इनका वर्गीकरण हम इन्हीं तीनों के बीच में करते हैं, यानी इन्हीं 33 के बीच में करते हैं। अब ये देखो, हमने पहले देखा अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन के अंदर हमारा था वर्ग का पहला, दूसरा व्यंजन और तीनों स। तो अब जो कुछ बचे वो हमारे किसके अंदर आएंगे? सघोष के अंदर। तो जैसे में लिख लो सघोष के अंदर हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन हमारा बचा हुआ था और एक हमारा बच गया ह। ह इसको याद करने के दो तरीके। पहला तरीका उच्चारण की मदद से, जो परिभाषा ने कहा आप उसी चीज को मानो। अघोष का उच्चारण करते समय हमारे स्वतंत्र में कोई कंपन नहीं होता, तो जो ये आपका कंठ है इस पर आप अपनी उंगली रखिए ऐसे, और बहुत हल्के से रखना है, इतने हल्के से कि हवा भी आर पार जाती रहे। अब ऐसा ना बिल्कुल कस के पकड़ लो, तब तो सब में ही लगेगा। तो बिल्कुल हल्के से और उच्चारण करो, क ख ग घ ड़। तो जैसे ही आप पांचों वर्णों का उच्चारण करते हैं तो आपको क ख के उच्चारण में कंपन गले के अंदर महसूस होता है, लेकिन जैसे ही बोलते हैं ग घ ड़ तो वो कंपन जो है वो आपकी उंगली तक महसूस हो जाता है। तो वही है, यानी जब हमारा कंपन तो सब में होता है, लेकिन जो अघोष है इसका कंपन नाम मात्र के लिए होता है जो अंदर ही, और जब सघोष वर्ण होते हैं उनका कंपन बाहर तक आता है, तो उसी को हम ध्वनि के कंपन के आधार पर रखते हैं। तो आप इस तरह से अगर देखें तो आप पहचान कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा भी हो सकता है आप कहें कि मैडम हमें तो पांचों में ही कंपन लग रहा है, पूरी तरह से कपकपा रही है उंगली, तब कैसे याद करेंगे? तो उसके लिए आप ऐसे याद कर लीजिए, शॉर्ट ट्रिक, पहला फर्स्ट, ये दूसरा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इसे याद रखने के लिए, अघोष बार है स, एक सा याद रखेंगे तो बाकी तीनों सा आपको याद हो जाएंगे। ऐसे याद रखिए, कोई परिभाषा याद रखने की जरूरत नहीं है। अघोष 12 स, इसे 12 यहाँ पे लिख लें एक साथ, इतना आपको कोड याद हो जाएगा। इसमें याद रखना है सघोष, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो आप इसे कह सकते हैं सघोष 345 अंतस्थ है। एक डायलॉग याद कर लो, सघोष 345 अंतस्थ है, याद हो जाएगा। वर्ण याद हो गया ना? चलो आपकी मर्जी है जैसे याद करना है, चाहे कंपन करा के याद कर लेना या कोड बना के याद कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा प्राण तत्व के आधार पर। तो प्राण तत्व के आधार पर जहां लिखा है उसी में एक लाइन लिखो, यहां प्राण का मतलब हवा या सांस से है। यहां प्राण का मतलब या प्राण का अर्थ हवा या सांस से है। अब प्राण तत्व के आधार पर हम जो व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं दो प्रकार का होता है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प का मतलब होता है थोड़ा और महा का मतलब होता है ज्यादा। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमें ज्यादा सांस लगती है उसे हम महाप्राण कहते हैं, और जिस व्यंजनों के उच्चारण में हमें थोड़ी सांस लगती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। तो सबसे पहले अल्प प्राण में एक लाइन लिख लो, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन। महाप्राण के अंदर लिखिए, महाप्राण में लिखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से
अधिक हवा निकले, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे हर वर्ग का, अब जो बच गया वो आ जाएगा, दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन। याद करने के फिर वही दो तरीके। पहला तरीका उच्चारण करके, जैसे हम बोलते हैं क और फिर बोलते हैं ख, तो क की तुलना में ख बोलने में ज्यादा समय लगता है। फिर बोलते हैं ग घ, तो ग की तुलना में घ बोलने में फिर से ज्यादा हवा लगती है, समा की नहीं हवा, ठीक है। तो जब बोलते हैं क ख ग घ ड़, तो ये हमारा इस तरह से याद रख सकते हैं। और अगर ऐसे याद नहीं रखना तो फिर उसी तरह से याद रख लीजिए, ये हो जाएगा हमारा अल्प प्राण। तो अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा, तो 135 अंतस्थ, ऐसे याद रखिए। अल्प प्राण 135 अंतस्थ, तो पूरा याद हो जाएगा। और महाप्राण 24 ऊष्म, ठीक है। दूसरा तरीका इस तरह से याद कर सकते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप में से कितने लोग हैं, ईमानदारी से बताना, जो कल घर जाके प्रश्न उत्तर पढ़ के आए थे, बाकी और लोगों ने नहीं पढ़ा? देखो ध्यान रखो, अगर प्रश्न नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ बैठ के ना दिमाग क्या कहेगा, यार क्या ये अल्प प्राण है, क्या महाप्राण, क्या अघोष, क्या सघोष, सब ऊपर से जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या है। तो ये वाली चीज अंदर से ना आए, इसके लिए प्रश्नों को पढ़ना बेहद जरूरी है। और जब आप प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जो मैडम ने ये कोड बताया कितना आसान कर दिया हमारे सारे प्रश्नों को सॉल्व करना, ठीक है। तो जब प्रश्न करेंगे तो ही ये चीज समझ में आएगा, प्रश्न नहीं करेंगे तो ये कोड भी किसी काम का नहीं है ना। तो आज हम इतना ही करते हैं, इसके बाद हम कल की क्लास में करेंगे। अच्छा एक मिनट सुनिए, कल है सैटरडे, तो बताइए कल की क्लास आप करना चाहेंगे? रुक जाओ, कितने विद्यार्थी आने में असमर्थ हैं और कितने विद्यार्थी आने में समर्थ हैं? आधे। अब सुनो, ऐसा है, आपकी 1 बजे वाली क्लास होगी, जो लोग 1 बजे वाली क्लास ले रहे हैं, तो 1 बजे वाली क्लास कल भी होगी। तो 11 बजे वाली जो बैच है इसकी मैं छुट्टी कल कर देती हूँ। हाँ छुट्टी की है इस वजह से कि जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, एडमिशन ले लें और अभी तक का जो हुआ है उसे पूरा कर लें, क्योंकि आगे हमारी जो क्लास आगे चलने वाली है सारी महत्वपूर्ण है। अगर जब तक आप किताबें नहीं लेंगे तो आगे दिक्कत होगी, ठीक है। और आज हमें शब्दावली पढ़ानी थी, याद भी नहीं दिलाया। चलो अब मंडे से करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना। कौन सा